नमस्कार, सुन लो यूपीएससी पर आपका स्वागत है। आज तारीख है जुलाई 9th 2025 वेंसडे। आज हम कुछ बेहद ज़रूरी करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। हमारी जानकारी का आधार है पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और अन्य विश्वसनीय सरकारी वेबसाइट्स। चर्चा शुरू करने से पहले विल ड्यूरांट का एक विचार है, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। मतलब हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। बिल्कुल। और ये बात यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए कितनी कितनी सही बैठती है ना? सफलता अचानक नहीं मिलती। वो रोज की पढ़ाई, वो अनुशासन, वो रिवीजन, प्रैक्टिस, इसी की आदत बनानी पड़ती है। कंसिस्टेंसी इज की। तो आज हम किन टॉपिक्स पर गहराई से बात करने वाले हैं? आज हमारे एजेंडा पर है सबसे पहले पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा मुद्दा। आज का भारत बंद, ट्रेड यूनियनों का विरोध और सरकार की नीतियां, और खास तौर पर वो 4 लेबर कोड्स यानी 4 श्रम संहिताएं, इनका एक पूरा विश्लेषण करेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण। और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया ब्राजील रिलेशंस यानी भारत ब्राजील संबंध और बदलते ब्रिक्स फ्रेमवर्क में भारत की भूमिका क्या है। साथ ही गाजा संघर्ष विराम यानी गैजा सीज फायर की जो जटिल स्थिति बनी हुई है उसे भी समझेंगे। अच्छा, और इकोनॉमी, साइंस टेक? इकोनॉमी और साइंटेक में भारतीय कृषि के लिए एक नए एग्रीटेक इनोवेशन हब की बात करेंगे। ये जीएस पेपर 3 के लिहाज से अहम है। और इतिहास? मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर यानी जीएस पेपर 1 के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत और उनके योगदान पर चर्चा होगी। और आखिर में हमेशा की तरह प्रीलिम्स फैक्ट फाइल और एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा। जी, ये सभी विषय यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश रहेगी कि हर पहलू को अब विस्तार से समझें। चलिए, तो शुरुआत प्रेरणा से ही करते हैं। जैसा हमने कहा, एक्सीलेंस इज अ हैबिट। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो सफलता का सूत्र है। हाँ बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, डिसिप्लिन बनाए रखना, यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। कई बार लगता है कि प्रोग्रेस बहुत धीमी है, होता है ऐसा, लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, पर वो आदत बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे मसल बनाना हो। रोज थोड़ी कसरत करनी पड़ती है, तभी ताकत बनती है। एकदम से नहीं होता, तो हिम्मत नहीं हारनी है। कीप गोइंग। बिल्कुल। तो अब आते हैं आज के पहले बड़े मुद्दे पर, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, भारत बंद। जी, आज जुलाई 9, 2025 को एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल यानी भारत बंद देखा गया। इसमें देश भर के मजदूरों और किसानों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ये हड़ताल बुलाई किसने थी? कौन से संगठन शामिल थे इसमें? ये हड़ताल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, मतलब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के एक जॉइंट फोरम ने बुलाई थी। इसमें एआईटीयूसी, सीआईटीयू, एचएमएस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और इसे संयुक्ता किसान मोर्चा यानी एसकेएम और दूसरे ग्रामीण मजदूर संगठनों का भी पूरा समर्थन मिला। अच्छा, तो काफी बड़ा आयोजन था ये। कितने लोग शामिल हुए होंगे अंदाजन? आयोजकों का अनुमान है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों से लगभग 25 करोड़ 250 मिलियन से ज्यादा मजदूर इसमें शामिल हुए। 25 करोड़? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, उनका कहना है कि वे केंद्र सरकार की एंटी वर्कर, एंटी फार्मर एंड एंटी नेशनल प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं। मतलब श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियां। इनकी मुख्य मांगे क्या थीं? किस बात का विरोध था? देखिए, विरोध का आधार एक 17 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स है, एक 17 सूत्रीय मांग पत्र जो यूनियनों ने केंद्रीय श्रम मंत्री, यूनियन लेबर मिनिस्टर को सौंपा था। उनका आरोप है कि सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। 17 मांगे, काफी लंबी लिस्ट है। इन्हें कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। कुछ मुख्य मांगे इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हैं, जैसे बढ़ती बेरोजगारी से निपटना, जो भी स्वीकृत सरकारी पद हैं उन्हें भरना, नई नौकरियां बनाना और ग्रामीण सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना। एमजीएनआरईजीए को लेकर भी कुछ मांगे थी शायद। जी, एमजीएनआरईजीए में गारंटी शुदा कार्य दिवसों और मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग है।
और साथ ही शहरी क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह का एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ बनाने की मांग है। ठीक है। और नीति आधारित यानी पॉलिसी बेस्ड मांगे? इसमें सबसे प्रमुख है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को रोकना। जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों का जो प्रस्तावित निजीकरण है, उसके विरोध में लगभग 27 लाख 2.7 मिलियन बिजली कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए। 27 लाख, अच्छा खासा नंबर है भी। जी। इसके अलावा कार्यबल का जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन हो रहा है, मतलब संविदा पर रखना या अनियमित रोजगार देना, उसका भी विरोध है, क्योंकि इससे नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी और सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट्स कम होते हैं। और कुछ संस्थागत शिकायतें भी थीं, इंस्टीट्यूशनल ग्रीवेंसेस? हाँ, एक बड़ी शिकायत यह है कि सरकार ने पिछले 10 साल से ट्राइपार्टाइट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC यानी त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन ही नहीं किया है। ILC ये क्या है? ILC एक तरह का सर्वोच्च सलाहकार निकाय है, एपेक्स कंसल्टेटिव बॉडी। इसमें सरकार, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स और कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज तीनों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर श्रम नीतियों पर विचार विमर्श करते हैं। यूनियनों का मानना है कि ILC ना बुलाना ये सरकार का जानबूझकर उठाया गया कदम है, ताकि सामाजिक संवाद, सोशल डायलॉग को किनारे किया जा सके और नीतियां एक तरफा यूनिलैटरली थोपी जा सकें। ये तो गंभीर आरोप है। लेकिन इस हड़ताल का सबसे बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बार बार सामने आ रहा है, वो है संसद द्वारा पारित 4 न्यू लेबर कोड्स, 4 नई श्रम संहिताएं। इनका कड़ा विरोध हो रहा है। 4 लेबर कोड्स। अच्छा, तो ये लेबर कोड्स ही मुख्य मुद्दा है? क्यों? यूनियनों को इनसे क्या आपत्ति है? यूनियनों का तर्क है कि ये कोड्स जो सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार सुगमता एजेंडे के तहत लाए गए हैं, वो मजदूरों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मौलिक रूप से कमजोर करते हैं। कैसे कमजोर करते हैं? कुछ खास बिंदु हैं? हाँ, कई हैं। पहला, उनका कहना है कि जो मजदूरों के अधिकार बड़ी मेहनत से हासिल किए गए थे, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। और ट्रेड यूनियनों की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है, सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति, वो भी कम हो रही है। और हड़ताल के अधिकार के बारे में? बिल्कुल। उनका आरोप है कि हड़ताल करने का जो अधिकार है, राइट टू स्ट्राइक, उस पर इतनी सख्त शर्तें लगा दी गई हैं कि कानूनी तरीके से औद्योगिक कार्रवाई करना, लीगल इंडस्ट्रियल एक्शन, लगभग असंभव हो गया है। काम के घंटों को लेकर भी कुछ था? जी, ये कोड्स दैनिक काम के घंटे, डेली वर्किंग आवर्स बढ़ाने की अनुमति देते हैं, संभवतः दिन में 12 घंटे तक। 12 आवर्स अ डे? 12 घंटे। और एक और बड़ी आलोचना यह है कि नियोक्ताओं द्वारा अगर श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है तो कई मामलों में उसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इससे जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सब चिंताएं हैं। इस हड़ताल का असर कहाँ-कहाँ देखने को मिला? असर उन क्षेत्रों में ज्यादा था जहां यूनियनें मजबूत हैं, जहां यूनियन डेंसिटी ज्यादा है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंश्योरेंस यानी बीमा क्षेत्र, पोस्टल सर्विसेज यानी डाक सेवाएं, कोल माइनिंग यानी कोयला खनन और राज्यों की परिवहन सेवाएं। ये देश के कई हिस्सों में बुरी तरह प्रभावित हुई। लेकिन जरूरी सेवाएं तो चल रही थी, जैसे अस्पताल, मेट्रो। हाँ, अस्पताल, आपातकालीन सेवाएं, मेट्रो रेल जैसी आवश्यक सेवाएं और ज्यादातर निजी दफ्तर और शिक्षण संस्थान आधिकारिक तौर पर खुले थे। लेकिन सार्वजनिक परिवहन पर असर होने की वजह से उन्हें भी काफी परिचालन बाधाओं, ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस का सामना करना पड़ा। लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। बिहार में इसका कुछ अलग रंग भी देखने को मिला? जी, बिहार में विरोध ने एक अलग क्षेत्रीय राजनीतिक आयाम, रीजनल पॉलिटिकल डायमेंशन ले लिया। वहां इंडिया ब्लॉक दलों ने उसी दिन एक अलग बंद का आह्वान किया था। अच्छा, क्यों? वो राज्य की मतदाता सूची, वोटर लिस्ट के एक विवादास्पद संशोधन का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि संशोधन से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स और वंचित समुदाय, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। तो वहां ये मुद्दा भी जुड़ गया। तो ये सिर्फ नीतियों का विरोध नहीं है, मामला उससे गहरा लगता है। बिल्कुल। ये भारत बंद सिर्फ कुछ खास नीतियों पर प्रतिक्रिया नहीं है। ये भारत का जो पारंपरिक त्रिपक्षीय श्रम संबंध तंत्र है, ट्रेडिशनल ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म ऑफ लेबर रिलेशंस, उसमें एक मौलिक टूट को दिखाता है और देश की आर्थिक दिशा किस तरफ जानी चाहिए,
इस पर एक गहरे वैचारिक संघर्ष, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी उजागर करता है। जैसे वो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का 10 साल से ना होना। हाँ, वो एक बड़ा संकेत है। नीति निर्माण की प्रक्रिया कैसे बदल रही है, आम सहमति कंसेंसस बिल्डिंग से हटकर एक तरफा दृष्टिकोण, यूनिलैटरल अप्रोच की तरफ। जब औपचारिक संवाद के चैनल बंद हो जाते हैं तो ट्रेड यूनियन जैसे दबाव समूहों, प्रेशर ग्रुप्स के पास अपनी बात कहने के लिए जन लामबंदी, मास मोबिलाइजेशन का ही रास्ता बचता है। और यूनियनों की भाषा भी देखिए, वो सरकारी नीतियों को प्रो कॉर्पोरेट बता रहे हैं और वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य के विचार को छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। सही कहा, ये विचारधाराओं का टकराव है। यूनियनें एक तरह से राज्य नेतृत्व वाले कल्याणकारी आर्थिक मॉडल, स्टेट लेड वेलफेयरिस्ट इकोनॉमिक मॉडल की वकालत कर रही हैं, जबकि सरकार के सुधार साफ तौर पर बाजार आधारित विकास, मार्केट लेड ग्रोथ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर केंद्रित हैं। तो ये हड़ताल सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये भारत के सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और आर्थिक भविष्य, इकोनॉमिक फ्यूचर की दिशा तय करने का एक सक्रिय संघर्ष, प्रोएक्टिव स्ट्रगल है। बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण। चलिए अब इन 4 लेबर कोड्स पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं, जिन्हें इस पूरे विवाद की जड़ बताया जा रहा है। इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं। जी, तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा विधायी सुधार, अ लैंडमार्क लेजिस्लेटिव ओवरहॉल किया है। उन्होंने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों, सेंट्रल लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके, मतलब मिलाकर 4 कॉम्प्रिहेंसिव कोड्स, 4 व्यापक संहिताएं बना दी हैं। 4 कोड्स, 29 कानूनों की जगह अब सिर्फ 4 कोड्स। ये विचार आया कहां से? इसका मकसद क्या बताया गया? ये सुधार जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर था, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002, उसकी सिफारिशों के आधार पर है। सरकार का घोषित उद्देश्य, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ये है कि कानूनी ढांचा जो बहुत जटिल और पुराना, कॉम्प्लेक्स एंड आर्केक माना जाता था, उसे सरल बनाया जाए। और इससे होगा क्या? लक्ष्य है उद्योगों पर अनुपालन का बोझ, कंप्लायंस और पूरे देश में श्रम नियमों में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी लाना। ठीक है, तो ये 4 कोड्स कौन-कौन से हैं और इनमें क्या खास है? पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, मजदूरी संहिता 2019। इसमें कौन से पुराने कानून आ गए? इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 शामिल है। और ये करता क्या है सरकार के अनुसार? सरकार का कहना है कि ये संगठित ऑर्गेनाइज्ड और असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस और समय पर भुगतान के अधिकार को यूनिवर्सलाइज करता है, मतलब सार्वभौमिक बनाता है। इसमें एक स्टैट्यूटरी नेशनल फ्लोर वेज यानी वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है और मजदूरी और भर्ती में लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यूनियनों की आलोचना क्या है? यूनियनों का कहना है कि जो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी वो बहुत कम है, सिर्फ 178 रुपए प्रतिदिन, ₹178 पर डे, और इसका प्रवर्तन, एनफोर्समेंट बहुत कमजोर है, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में। तो सार्वभौमिकता का वादा कागज पर तो है, पर जमीन पर पूरा नहीं होता। 178 रुपीस प्रतिदिन। अच्छा, दूसरा कोड कौन सा है? दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020। इसमें कौन से कानून शामिल हैं? इसमें ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 आ गए हैं। इसके मुख्य प्रावधान क्या है सरकार के नजरिए से? इसमें एक बड़ा बदलाव यह है कि छटनी, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या बंदी, क्लोजर के लिए सरकारी अनुमति लेने की जो सीमा थी, थ्रेशोल्ड, उसे बढ़ाकर 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों, एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए कर दिया गया है। पहले ये सीमा कम थी, अक्सर 100 थी। 300 वर्कर्स थ्रेशोल्ड। अच्छा, और हड़ताल के बारे में? सभी प्रतिष्ठानों में हड़ताल करने के लिए 14 से 60 दिन का नोटिस पीरियड अनिवार्य कर दिया गया है। जिस पर यूनियनों की क्या आपत्ति है? यूनियनों का कहना है कि इससे हड़ताल का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, वो काफी कम हो जाता है, और 300 वाली सीमा बढ़ाने से बड़ी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को निकालना आसान हो जाएगा। ये हायर एंड फायर नीति को बढ़ावा देता है, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम होती है
और यूनियनों की सौदेबाजी की शक्ति भी कमजोर होती है। ये तो गंभीर चिंता है। तीसरा कोड? तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसमें कौन से एक्ट्स हैं? ये तो काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, इसमें 9 अधिनियम शामिल हैं, जैसे ईपीएफ एक्ट 1952, ईएसआई एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 भी। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार कहती है कि इसका उद्देश्य सभी श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सोशल सिक्योरिटी कवरेज का विस्तार करना है और इसमें पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये कौन होते हैं? गिग वर्कर्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्रीलांस काम करते हैं, जैसे डिलीवरी वाले, ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो हैं जो ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म या ऐप के माध्यम से काम पाते हैं। ये पारंपरिक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर संबंध से बाहर होते हैं। अच्छा, तो इनको भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी? कैसे? इसके लिए एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष, सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने का प्रावधान है। लेकिन इस पर भी आलोचना है। हाँ, आलोचकों का कहना है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की परिभाषाएं थोड़ी अस्पष्ट हैं, एम्बिगुअस हैं और इनका कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन राज्य कल्याण बोर्डों, स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स पर निर्भर करता है, जो अक्सर ठीक से काम नहीं करते, नॉन फंक्शनल होते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जटिल है, कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस है और राज्यों की क्षमता, स्टेट कैपेसिटी भी एक मुद्दा है। तो कानूनी अधिकार, डी ज्यूरे राइट्स तो मिल गए, लेकिन वास्तविक बहिष्करण, डी फैक्टो एक्सक्लूजन हो सकता है। मतलब कागज पर अधिकार है पर असल में मिलेगा नहीं। समझ गई। अब चौथा और आखिरी कोड? चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑश कोड 2020। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता 2020। इसमें कौन से कानून हैं? इसमें 13 अधिनियम शामिल हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? ये सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थितियों पर नियमों को कंसोलिडेट और अपडेट करता है। इसमें मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स अनिवार्य की गई है और महिलाओं को सभी तरह के प्रतिष्ठानों में और रात में भी काम करने की अनुमति है, बशर्ते उनकी सहमति हो और पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान, एडिक्वेट सेफ्टी प्रोविजंस हो। लेकिन इस पर भी यूनियनों को आपत्ति है। जी, मुख्य आपत्ति ये है कि ये कोड दैनिक काम के घंटे 12 घंटे तक बढ़ाने की अनुमति देता है। वही 12 घंटे वाली बात। हाँ, सरकार इसे 4 दिन वीक के विकल्प के तौर पर पेश करती है कि हफ्ते में 4 दिन काम करो, भले ही दिन लंबा हो। लेकिन यूनियन इसे लंबे और ज्यादा शोषणकारी, एक्सप्लॉयटेटिव दैनिक काम के शेड्यूल को सही ठहराने का एक भ्रामक तरीका, मिसलीडिंग जस्टिफिकेशन मानती हैं। उनका ये भी कहना है कि सुरक्षा मानकों, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी कमजोर किया गया है। तो इन कोड्स का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो क्या तस्वीर उभरती है? विकास और कल्याण के बीच संतुलन कैसे बन रहा है? देखिए, इन कोड्स के इर्द गिर्द जो बातचीत है उसमें सरकार की एक सोची समझी संचार रणनीति, सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी दिखती है। जैसे वो 12 घंटे के काम को फ्लेक्सिबिलिटी बताकर 4 डे वर्क वीक के तौर पर पेश करना, ये लंबे, ज्यादा तनावपूर्ण काम के दिनों की संभावना को छुपा सकता है। और वो सार्वभौमिकता वाली बात, यूनिवर्सलाइजेशन। हाँ, जबकि कोड्स यूनिवर्सैलिटी का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्षेत्रों के बीच की खाई, चैज़म को और गहरा करने का जोखिम उठाते हैं। गिग और असंगठित श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने का कदम अच्छा है, पर अव्यवहारिक कार्यान्वयन तंत्र, इम्प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स उसे कमजोर कर देते हैं। भारत का विशाल कार्यबल तो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है और इन कानूनों के व्यवहारिक दायरे से काफी हद तक बाहर रह जाता है। तो ऑनलाइन पोर्टल और राज्य कल्याण बोर्डों पर निर्भरता एक तरह का विरोधाभास पैदा करती है। बिल्कुल, कानून सैद्धांतिक कवरेज, थ्योरेटिकल कवरेज तो बढ़ाता है, लेकिन कार्यान्वयन की व्यवहारिक वास्तविकता कमजोर बनी रही है। इससे एक तरह का कागज आधारित सार्वभौमिकरण, पेपर बेस्ड यूनिवर्सलाइजेशन हो सकता है। मतलब कागज पर तो सबके लिए है, पर असल में छोटे संरक्षित औपचारिक क्षेत्र और बड़े असुरक्षित अनौपचारिक क्षेत्र के बीच का अंतर और बढ़ जाता है। तो इन कोड्स की सफलता किस पर निर्भर करेगी? अंततः इनकी सफलता सिर्फ इनके पारित होने पर नहीं, बल्कि राज्य की क्षमता पर निर्भर करेगी कि वो इनका न्याय संगत कार्यान्वयन, इक्विटेबल इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित कर पाएं। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन बनाने जैसा है,
एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण, कंपेटिटिव इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना और साथ ही अपने विशाल कार्यबल के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के संवैधानिक वादे को बनाए रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। ब्राजील यात्रा हुई है। जी, जुलाई 8, 9, 2025 को भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राजील की एक महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा, सिग्निफिकेंट स्टेट विजिट संपन्न की। वहां उन्होंने रियो डे जनेरो में आयोजित 17th ब्रिक्स समिट में भी भाग लिया। इस यात्रा का महत्व क्या है? ये यात्रा भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी, इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बढ़ते महत्व को दिखाती है और साथ ही ब्रिक्स मंच जो अब विस्तार ले चुका है, उसमें भारत की गतिशील भूमिका, डायनेमिक रोल को भी रेखांकित करती है। द्विपक्षीय बातचीत में क्या खास रहा? की बायलैटरल आउटकम्स? कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। एक तो एक व्यापक संयुक्त वक्तव्य, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसका शीर्षक है इंडिया एंड ब्राजील, टू ग्रेट नेशंस विथ हायर पर्पसेस। ये अगले दशक के लिए एक रणनीतिक रोड मैप, स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार करता है। किसमें किन क्षेत्रों पर फोकस है? साझेदारी अब 5 प्रायोरिटी वाले स्तंभों, 5 प्रायोरिटी पिलर्स पर आधारित है। पहला, रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। दूसरा, खाद्य और पोषण सुरक्षा, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तीसरा, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज। चौथा, डिजिटल परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियां, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और पांचवां, रणनीतिक क्षेत्रों में औद्योगिक भागीदारी, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। आर्थिक साझेदारी को लेकर कोई लक्ष्य तय हुआ? हाँ, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल ट्रेड को दोगुना से भी ज्यादा करके 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, $20 बिलियन तक पहुंचाना। $20 बिलियन। इसे हासिल कैसे किया जाएगा? इसके लिए दोनों देशों ने जो मौजूदा इंडिया मर्कोसूर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, भारत मर्कोसूर तरजीही व्यापार समझौता, उसके विस्तार की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। सहयोग के कुछ नए क्षेत्र भी उभरे। जी, 6 समझौता ज्ञापनों, मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOUs को अंतिम रूप दिया गया। ये आतंकवाद निरोध, काउंटर टेररिज्म, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPRs और डिजिटल सहयोग जैसे क्षेत्रों में है। एक प्रमुख समझौता ब्राजील में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को भविष्य में अपनाने से संबंधित है। UPI ब्राजील में? ये तो बड़ी बात है। हाँ, इसके अलावा नेताओं ने महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुपर कंप्यूटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी बात की। और प्रधानमंत्री को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान भी मिला। जी, मित्रता के एक शक्तिशाली संकेत के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये तो द्विपक्षीय बात हुई। अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। इसका विस्तार भी हुआ है हाल में। इसमें भारत की भूमिका कैसे उभर रही है? ये शिखर सम्मेलन ब्राजील की अध्यक्षता में हुआ और थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। मतलब अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ये विश्व मंच पर भारत की उभरती भूमिका पर प्रकाश डालता है। कैसे? भारत ने क्या किया? भारत ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया की प्राथमिकताओं को मजबूती से सामने रखा। शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणाओं, जॉइंट डिक्लेरेशंस में ये साफ दिखा। क्या मांगे रखी गई? ब्लॉक्स ने सामूहिक रूप से वैश्विक शासन संस्थानों, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड बैंक में तत्काल सुधारों, अर्जेंट रिफॉर्म्स का आह्वान किया। मांग थी कि ग्लोबल साउथ को इनमें ज्यादा आवाज और प्रतिनिधित्व, ग्रेटर वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन मिले। एक और प्रमुख मांग विकसित देशों से थी कि वे विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए पर्याप्त, पूर्वानुमानित और सस्ती जलवायु वित्त, सब्सटैंशियल, प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस मुहैया कराएं। लेकिन ब्रिक्स में तो अब ईरान, सऊदी अरब जैसे देश भी हैं
और अमेरिका के साथ तनाव भी चल रहा है। इसे भारत कैसे संभाल रहा है? पॉलिसीज इन टैरिफ्स की आलोचना की गई, उन्हें हानिकारक, डैमेजिंग और WTO नियमों के असंगत, इनकंसिस्टेंट विद WTO रूल्स बताया गया। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाबी टैरिफ्स, रिटेलिएटरी टैरिफ्स की धमकी भी दी है। तो ब्रिक्स एक तरह से पश्चिमी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। अपने हालिया विस्तार के साथ ब्लॉक को निश्चित रूप से पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था, वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती देने वाली आवाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। ये कैसे होगा? जी, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत की थीम होगी बिल्डिंग रिजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ब्रिक्स। ये रचनात्मक और भविष्योन्मुखी सहयोग, कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉपरेशन पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है। तो ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुसंरेखण की नीति का हिस्सा है। बिल्कुल, ब्राजील के साथ भारत का गहरा जुड़ाव और ब्रिक्स के भीतर सक्रिय नेतृत्व ये भारत की एक परिष्कृत विदेश नीति, सोफिस्टिकेटेड फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है, जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यह रणनीति भारत को एक तेजी से ध्रुवीकृत होती दुनिया, इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड में एक महत्वपूर्ण ब्रिज बिल्डर, सेतु निर्माता के रूप में स्थापित करती है। जैसे जैसे ब्रिक्स ब्लॉक ज्यादा विषम, हेट्रोजेनस होता जा रहा है और कई बार पश्चिम की ज्यादा खुलकर आलोचना कर रहा है, ये भारत के लिए एक जटिल चुनौती पेश करता है, क्योंकि भारत के अमेरिका और यूरोप के साथ भी गहरे आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। तो भारत किसी एक तरफ नहीं झुक रहा है। नहीं, किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय भारत ब्लॉक के भीतर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है, खासकर ब्राजील जैसे बड़े लोकतांत्रिक और समान विचारधारा वाले राष्ट्र के साथ। और ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल? साथ ही भारत कुशलता से ब्रिक्स मंच का उपयोग संस्थागत सुधार, जलवायु न्याय, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। इससे उसकी अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और प्रभाव, इन्फ्लुएंस बढ़ता है। 2026 में अपने एजेंडे के साथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी करके भारत ये दिखा रहा है कि वो समूह की कहानी को सिर्फ टकराव, प्योर कॉन्फ्रंटेशन के बजाय रचनात्मक सहयोग की ओर मोड़ सकता है। वो विभिन्न भू राजनीतिक ध्रुवों, जियोपॉलिटिकल पोल्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा है। ये तो हुई ब्रिक्स की बात। अब जरा गाजा की तरफ चलते हैं। वहां युद्ध विराम की बातचीत का क्या चल रहा है? स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। जी, जुलाई 9, 2025 तक इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष संघर्ष विराम वार्ता, इनडायरेक्ट सीज फायर निगोशिएशंस दोहा, कतर में फिर से शुरू हो गई हैं। ये विनाशकारी युद्ध अब अपने 22वें महीने 22nd मंथ में प्रवेश कर चुका है। बातचीत में कौन मध्यस्थता कर रहा है? मध्यस्थता अमेरिका, कतर और मिस्र कर रहे हैं। इस बार बातचीत में थोड़ी तेजी इसलिए आई है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसमें भारी व्यक्तिगत निवेश, हैवी पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी की ताकि बातचीत को सफलता की ओर धकेला जा सके। लेकिन क्या बातचीत आसान है? दोनों पक्षों की मांगें क्या हैं? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। चुनौतियां बहुत हैं। जो प्राथमिक जुझारू पक्ष है, प्राइमरी बेलिजरेंस, यानी इजराइल और हमास, उनकी स्थितियों में महत्वपूर्ण अंतर, सिग्निफिकेंट गैप्स हैं। क्या प्रस्ताव रखा गया है? प्रपोज डील क्या है? खबरों के मुताबिक चर्चा में एक आरंभिक 60 दिवसीय युद्ध विराम, इनिशियल 60 डे ट्रूस का ढांचा है। इसके बदले में हमास बाकी बचे इजरायली बंधकों, इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा करेगा। अनुमान है कि लगभग 10 जीवित बंधक, 10 लिविंग इंडिविजुअल्स और 9 अन्य के अवशेष, रिमेन्स ऑफ 9 अदर्स, हैं 10 लिविंग हॉस्टेजेस। हमास की क्या मांग है? हमास की सबसे बुनियादी मांग ये है कि मध्यस्थ उन्हें एक ठोस गारंटी दें, आयरन क्लैड गारंटी, कि ये जो शुरुआती अस्थायी युद्ध विराम है, ये बिना रुके युद्ध के स्थायी अंत, परमानेंट एंड टू द वॉर, में बदल जाएगा। साथ ही गाजा पट्टी से सभी इजरायली सैन्य बलों, इजरायली मिलिट्री फोर्सेस की पूर्ण वापसी, कंप्लीट विड्रॉल हो। और इजराइल का क्या कहना है? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इजराइल को हमास की सैन्य और शासकीय क्षमताओं, मिलिट्री एंड गवर्निंग कैपेबिलिटीज को खत्म करने का काम पूरा करना होगा, फिनिश द जॉब। इसका मतलब है कि किसी भी अस्थायी विराम के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है।
तो सहमति कहाँ अटकी है? एक बड़ी बाधा गाजा के भीतर जो प्रमुख रणनीतिक गलियारे हैं की स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स, उन पर सैन्य नियंत्रण बनाए रखने पर इजराइल का जोर है। ये एक और बहुत विवादास्पद इजरायली योजना से जुड़ा है। गाजा की पूरी आबादी जो 20 लाख से ज्यादा है, उसे पट्टी के दक्षिणी भाग में एक बंद मानवीय क्षेत्र ह्यूमैनिटेरियन जोन में स्थानांतरित करने की योजना। इस प्रस्ताव ने भी बातचीत में मुश्किलें पैदा की हैं। मध्यस्थों का क्या रुख है, क्या उन्हें उम्मीद है? अमेरिकी अधिकारी अपने कतरी और मिस्र के समकक्षों की तुलना में इस हफ्ते समझौते को लेकर ज्यादा आशावादी ऑप्टिमिज्म दिखे हैं, लेकिन प्रगति धीमी है। इजरायली रक्षा बलों, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, IDF की वापसी की सटीक रेखाएं क्या होंगी, प्रिसाइज लाइंस ऑफ विड्रॉल, ये एक प्राथमिक बाधा है जिसे अभी तक हल नहीं किया गया है। क्या इस बातचीत का कोई बड़ा भू राजनीतिक संदर्भ भी है, जैसे आपने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति का व्यक्तिगत निवेश? हाँ, बिल्कुल। ये गाजा संघर्ष विराम वार्ता सिर्फ एक स्थानीय संघर्ष समाधान प्रयास, लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट नहीं है। ये मध्य पूर्व को नया आकार देने, रीशेपिंग द मिडल ईस्ट के उद्देश्य से एक व्यापक अमेरिकी नेतृत्व वाली भू राजनीतिक रणनीति, ब्रॉडर US लेड जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक केंद्रीय घटक है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके विशेष दूत की गहन व्यक्तिगत भागीदारी, इंटेंस पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बताती है कि दांव सिर्फ इस तात्कालिक संघर्ष से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन इस संकट का लाभ उठाकर एक लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक लक्ष्य, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक गोल को आगे बढ़ाना चाहता है। वो है अब्राहम अकॉर्ड्स, यानी अब्राहम समझौते का विस्तार। और इसमें अंतिम पुरस्कार, अल्टीमेट प्राइज है इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक सामान्यकरण समझौता, लैंडमार्क नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट। तो गाजा युद्ध का इस्तेमाल इस बड़े लक्ष्य के लिए किया जा रहा है? कुछ रणनीतिकार ऐसा मानते हैं। उनके अनुसार ये संघर्ष स्वयं ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर अगेंस्ट ईरान को अमेरिका और उसके सहयोगियों के पक्ष में झुकाने वाला है। इसलिए अगर गाजा युद्ध अमेरिका के पक्ष की शर्तों पर समाप्त होता है तो ये बदलाव और मजबूत होगा। ये संघर्ष विराम वार्ता को एक सामरिक बातचीत, टैक्टिकल नेगोशिएशन से एक रणनीतिक जुआ, स्ट्रेटेजिक गैम्बिट में बदल देता है। अगर ये सफल होता है तो ये इजराइल और प्रमुख खाड़ी राज्यों सहित एक एकीकृत क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक ब्लॉक, इंटीग्रेटेड रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ब्लॉक का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये ब्लॉक ईरान और उसके प्रॉक्सी के लिए एक शक्तिशाली प्रतिसंतुलन, पावरफुल काउंटरवेट के रूप में काम करेगा, जिससे क्षेत्र का भू राजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूप से बदल जाएगा। काफी गहरी रंजीती गणनाएं चल रही हैं। चलिए अब अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर रुख करते हैं। भारतीय कृषि के लिए एक नया एग्रीटेक इनोवेशन हब खुला है। जी, भारतीय कृषि को आधुनिक, मॉडर्नाइज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। जुलाई 8, 2025 को मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में यूपी एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया गया। ये किसके बीच का सहयोग है? ये SVPUAT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग, लैंडमार्क कोलैबोरेशन है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डीप टेक सॉल्यूशंस यानी गहन तकनीक समाधान लाना है। इस हब का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या खासियतें हैं? इसे कृषि नवाचार का एक तंत्र का केंद्र, नर्व सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कई प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी? इसमें अत्याधुनिक तकनीकें, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल सेंसर्स, मतलब इंटरनेट से जुड़े सेंसर्स, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स यानी स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज यानी स्वचालन प्रौद्योगिकियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI द्वारा संचालित एक रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी रियल टाइम विश्लेषण मंच। इन तकनीकों से होगा क्या? ये उपकरण प्रिसिजन फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, मतलब डेटा आधारित खेती, पानी, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए डेटा का उपयोग करना। और इससे
टिकाऊ कृषि पद्धतियों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसका तरीका क्या होगा? इकोसिस्टम अप्रोच की बात हो रही है। हाँ, हब की मुख्य रणनीति एक जीवंत और सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र, वाइब्रेंट एंड कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बनाना है। इसका उद्देश्य है कि विभिन्न हितधारक, स्टेक होल्डर्स जैसे किसान, प्रौद्योगिकवेद, शोधकर्ता, कृषि तकनीक स्टार्टअप्स, कृषि विज्ञान केंद्र केवीकेस और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओज सब एक साथ आएं। साथ आकर क्या करेंगे? साथ आकर वास्तविक दुनिया की कृषि चुनौतियों का समाधान करने वाले क्षेत्र विशिष्ट, रीजन स्पेसिफिक और स्केलेबल सॉल्यूशंस को सहनिर्मित करें, को-क्रिएट करें और अपनाएं, एडॉप्ट करें। इस पहल की घोषित लक्ष्य क्या है? स्टेटेड गोल्स? लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी हैं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है। इनमें शामिल है किसानों की आय दोगुनी करना, डबल फार्मर्स इनकम, रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री एंड नेचुरल फार्मिंग के तरीकों को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला से भूमि तक, लैब टू लैंड बिना किसी बाधा के पहुंचे और ग्रामीण युवाओं को नए कौशल और अवसरों, न्यू स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज के साथ सशक्त बनाना, एम्पावर करना। ये हब क्या किसी बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल, मेरठ में ये एग्रीटेक हब कोई अकेली परियोजना नहीं है। ये कृषि परिवर्तन के लिए एक नई लंबवत एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति, न्यू वर्टिकली इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रमुख उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे उच्च स्तरीय राष्ट्रीय उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, ग्रासरूट्स इम्प्लीमेंटेशन से जोड़ा जा रहा है। ये प्रक्रिया कैसे काम कर रही है? देखिए, प्रक्रिया शुरू हुई केंद्रीय बजट घोषणा, यूनियन बजट अनाउंसमेंट से, जिसमें एआई इन एग्रीकल्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र बनाने की बात कही गई। इसने राष्ट्रीय दृष्टिकोण, नेशनल विजन स्थापित किया। फिर जिम्मेदारी किसे दी गई? इसकी जिम्मेदारी एक प्रमुख डीप टेक संस्थान आईआईटी रोपड़ को सौंपी गई, जिसने एआई और आईओटी में अपने विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया। और आईआईटी रोपड़ ने क्या किया? आईआईटी रोपड़ ने फिर एक विशेष कृषि विश्वविद्यालय SVPUAT के साथ सहयोग किया, ताकि टेक्नोलॉजी को कृषि विज्ञान और स्थानीय वास्तविकताओं, एग्रीकल्चरल साइंस एंड लोकल रियलिटीज में स्थापित किया जा सके। और अंत में ये हब? हाँ, अंत में ये हब खुद अंतिम उपयोगकर्ताओं, एंड यूजर्स यानी किसानों, एफपीओज और केवीकेस के साथ सीधे जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो समाधान विकसित किए जा रहे हों वो व्यवहारिक हों, प्रैक्टिकल हों, अपनाने योग्य हों, अडॉप्टेबल हों और प्रभावी हों, इफेक्टिव हों। तो ये एक पूरा एंड टू एंड मॉडल बन गया है। जी हाँ, ये एक संपूर्ण एंड टू एंड मॉडल है जो उन्नत अनुसंधान, एडवांस रिसर्च और प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में उसके अनुप्रयोग के बीच जो लंबे समय से चली आ रही खाई थी उसे व्यवस्थित रूप से पाटता है, सिस्टमैटिकली ब्रिजेस द गैप। और ये 2030 तक $300 बिलियन, $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। $300 बिलियन बायो इकोनॉमी। चलिए अब आधुनिक इतिहास और संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर से जुड़े विषय पर आते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत, उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। जी, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत के राजनीतिक और बौद्धिक इतिहास के एक महान हस्ती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। इसके लिए जुलाई 2025 से जुलाई 2027 तक स्मारक कार्यक्रम, कमेमोरेटिव इवेंट्स निर्धारित हैं। आज जुलाई 9, 2025 को भी कुछ कार्यक्रम हुए। हाँ, आज के कार्यक्रमों ने राष्ट्र के प्रति उनके बहुआयामी योगदानों, मल्टी फैसेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस को उजागर करने का काम किया। उनके मुख्य योगदान क्या थे? डॉक्टर मुखर्जी की विरासत कई क्षेत्रों में फैली हुई है। सबसे पहले वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद, विजनरी एजुकेशनिस्ट थे, एक प्रतिष्ठित विद्वान जो सिर्फ 33 साल की उम्र में प्रतिष्ठित कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के कुलपति, वाइस चांसलर बने। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी छाप अमिट है। और राजनीति और प्रशासन में वो भारत के औद्योगिक आधार के निर्माता, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल बेस भी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वो पहले केंद्रीय उद्योग और आपूर्ति मंत्री, फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे।
उन्हें भारत के औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मजबूत नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सिंदरी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs की स्थापना के पीछे वो प्रेरक शक्ति थे। उनकी औद्योगिक नीति का भी जिक्र होता है। जी, उनका 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, उसे व्यापक रूप से भारत के आत्मनिर्भर औद्योगिक ढांचे, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की खोज के लिए एक आधारभूत दस्तावेज, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। और उनके राजनीतिक और वैचारिक योगदान। डॉक्टर मुखर्जी ने लियाकत नेहरू समझौते, लियाकत नेहरू पैक्ट के विरोध में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। फिर उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ BJS यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज की भारतीय जनता पार्टी BJP का वैचारिक अग्रदूत, आइडियोलॉजिकल प्रिकर्सर माना जाता है। जम्मू कश्मीर को लेकर उनका क्या रुख था? वो जम्मू और कश्मीर के शेष भारत के साथ पूर्ण और बिना शर्त एकीकरण, कंप्लीट एंड अनकंडीशनल इंटीग्रेशन के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। एक देश में दो संविधान, दो प्रधानमंत्री और दो झंडे नहीं चलेंगे। तो आज उनकी जयंती के स्मरणोत्सव का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि है? राष्ट्रवादी और ऐतिहासिक विमर्श, पावरफुल नेशनलिस्ट एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव के भीतर स्थापित करना। कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे आज के कार्यक्रमों में डॉक्टर मुखर्जी के जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए संघर्ष और उनके ऐतिहासिक बलिदान, हिस्टोरिक सैक्रिफाइस से लेकर 2019 में वर्तमान सरकार द्वारा आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 के निरसन, एब्रोगेशन तक एक सीधी और स्पष्ट रेखा खींची गई। अच्छा, तो आर्टिकल 370 के निरसन को उनसे जोड़ा गया? जी, निरसन को बार बार उनके संकल्प की पूर्ति, फुलफिलमेंट और उनके दृष्टिकोण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, ट्रू ट्रिब्यूट के रूप में वर्णित किया गया है। ये जो कथा निर्माण है, नैरेटिव कंस्ट्रक्शन, ये एक स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य पूरा करता है। ये एक समकालीन और उस समय विवादास्पद रहे नीतिगत निर्णय को सिर्फ राजनीति के दायरे से हटाकर ऐतिहासिक और राष्ट्रीय अनिवार्यता, हिस्टोरिकल एंड नेशनलिस्टिक इम्पेरेटिव के दायरे में ले जाता है। तो इतिहास का इस्तेमाल वर्तमान को सही ठहराने के लिए कह सकते हैं। नीति को एक श्रद्धेय ऐतिहासिक शख्सियत से जोड़कर, जिन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए शहीद के रूप में चित्रित किया गया है, सरकार उस नीति की वैधता, लेजिटिमेसी को मजबूत करती है और अपने मूल वैचारिक आधार, कोर आइडियोलॉजिकल बेस से गहराई से जुड़ती है। ये इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे इतिहास का वर्तमान में राजनीतिक विमर्श को आकार देने और शासन को मान्य करने, वैलिडेट गवर्नेंस के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। ये समझना जरूरी है कि इतिहास को कैसे पढ़ा और प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अब जल्दी से प्रीलिम्स फैक्ट फाइल पर आते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जी, कुछ तेज तथ्य, क्विक फैक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त हुए हैं। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री, निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स में वरिष्ठ सलाहकार, सीनियर एडवाइजर के रूप में फिर से शामिल हुए हैं। एयरटन कोला विश्वव्यापी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वो दक्षिण अमेरिका से पहले नेता हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा कुछ? हाँ, चाइना वीजा पॉलिसी। चीन ने अपनी वीजा मुक्त नीति, वीजा फ्री पॉलिसी का विस्तार किया है। अब 74 देशों के नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक चीन की यात्रा कर सकते हैं। 74 कंट्रीज, 30 डेज। और जैसा हमने पहले बात की, इंडिया ब्राजील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एजुकेशन से? नेशनल बायो बैंक, भारत का पहला अनुदैर्ध्य जनसंख्या स्वास्थ्य अध्ययन, लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन हेल्थ स्टडी। और फिनोम इंडिया, नेशनल बायो बैंक, नई दिल्ली में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB में लॉन्च किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। IIT दिल्ली कोर्स
IIT दिल्ली ने टीम लीज एडटेक के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के अनुप्रयोगों पर एक नया ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम शुरू किया है। दिल्ली स्मार्ट क्लासरूम्स। दिल्ली कैबिनेट ने शहर के स्कूलों में 18,966 नए स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए 18,966 क्लासरूम्स। इकोनॉमी एंड बिजनेस। पोर्चुगल टूरिज्म, पुर्तगाल की यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से 2025 में 1.2 मिलियन 12 लाख नौकरियों का समर्थन करने का अनुमान है। इसे वहां स्वर्ण युग गोल्डन एरा कहा जा रहा है। शैंग्रीला वैश्विक हॉस्पिटैलिटी समूह ने अपना नया अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड शैंग्रीला सिग्नेचर्स लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स। विंबलटन 2025, नोवाक जोकोविच, जानिक सिनर, ईगा श्वायटेक और टीनएज सनसनी मिर्रा अंड्रिएवा ये सभी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और मिसलेनियस। वाइल्ड फायर्स इन फ्रांस। दक्षिणी फ्रांस में फॉन्ट फ्रॉयड मैसिव में जंगल की आग लगी हुई है, जिसके कारण मार्सेल हवाई अड्डे मार्सेले एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें निलंबित सस्पेंडेड कर दी गई हैं। FIR अगेंस्ट क्रिकेटर। गाजियाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें से नेशनल बायो बैंक और इंडिया ब्राजील सम्मान जैसी खबरें परीक्षा के लिए खास तौर पर ध्यान देने लायक लगती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं आज के मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। आज का प्रश्न है, जुलाई 9, 2025 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल श्रम सुधारों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार सुगमता की सरकारी खोज और एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के संवैधानिक जनादेश कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बीच एक मौलिक तनाव फंडामेंटल टेंशन को उजागर करती है। इस संदर्भ में 4 नई श्रम संहिताओं 4 न्यू लेबर कोड्स के प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण क्रिटिकली एनालाइज करें। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करें। इवैल्यूएटिंग देयर पोटेंशियल। 250 शब्द। इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ संकेत। इस प्रश्न का उत्तर देते समय सबसे पहले चारों श्रम संहिताओं के मुख्य प्रावधानों को संक्षेप में बताएं, जैसे मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, OSH। फिर उनके घोषित उद्देश्यों जैसे सरलीकरण, विकास को बढ़ावा देना का उल्लेख करें। इसके बाद यूनियनों और आलोचकों द्वारा उठाई गई चिंताओं जैसे अधिकारों का कमजोर होना, हड़ताल का अधिकार, काम के घंटे, कार्यान्वयन की चुनौतियां, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र के लिए, का विश्लेषण करें। फिर कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों और व्यापार सुगमता की आवश्यकता के बीच जो तनाव है, उस पर चर्चा करें। क्या ये कोड्स दोनों के बीच संतुलन बना पाते हैं? अंत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में इनकी क्षमता का मूल्यांकन करें और एक संतुलित निष्कर्ष दें। हमारी आज की चर्चा के बिंदु इसमें काफी मददगार होंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा का समापन करते हैं। मुख्य बातें क्या रही? संक्षेप में देखें तो आज हमने समझा, पहला भारत बंद और लेबर कोड्स का मुद्दा। ये सिर्फ नीतियों का विरोध नहीं, बल्कि श्रम सुधारों और देश की आर्थिक दिशा पर एक गहरा वैचारिक संघर्ष है, जिसमें 4 लेबर कोड्स विवाद के केंद्र में हैं। इन कोड्स का उद्देश्य सरलीकरण और विकास है, लेकिन श्रमिक अधिकारों और कार्यान्वयन पर गंभीर सवाल है। दूसरा, इंडिया ब्राजील रिलेशंस और ब्रिक्स। भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है और मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति के जरिए ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। तीसरा, गाजा सीजफायर। बातचीत जारी है, लेकिन स्थिति बेहद जटिल है और ये एक व्यापक अमेरिकी क्षेत्रीय रणनीति से भी जुड़ी हुई है। चौथा, एग्रीटेक हब। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि को आधुनिक बनाने की एक राष्ट्रीय रणनीति जमीन पर उतर रही है। और पांचवा, डॉक्टर मुखर्जी लेगेसी। हमने देखा कि कैसे ऐतिहासिक शख्सियतों और घटनाओं का इस्तेमाल समकालीन राजनीतिक विमर्श को आकार देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, आज की घटनाएं एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर पेश करती हैं जो जटिल आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक बदलावों से जूझ रहा है,
जैसे श्रम मुद्दे, और साथ ही एक बड़ी वैश्विक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ब्रिक्स और ब्राजील के साथ संबंध, और अपने वर्तमान को आकार देने के लिए इतिहास का भी उपयोग कर रहा है। सही कहा। आज की चर्चा से जो बातें सीखी, उन्हें अपनी यूपीएससी यात्रा से जोड़ना महत्वपूर्ण है। ये जो जटिल मुद्दे हैं, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन्हें समझना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक और भविष्य के प्रशासक बनने के लिए भी जरूरी है। हाँ। और वो विल डुरेंट वाली बात याद रखनी है, उत्कृष्टता की आदत, रोज की मेहनत, रोज का अनुशासन। हाँ, इन विवरणों को, इन बारीकियों को पूरी तरह से समझने के लिए इस विश्लेषण को दोबारा सुनने पर जरूर विचार करें, कंसिस्टेंसीज की। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना समर्थन दिखा सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।